डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जैक बोर्ड क्लास 9 के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। दोस्तों, आप सभी का जो है 28 जून को है सोशल साइंस का एग्जाम। 28 जून को सोशल साइंस का एग्जाम है आप सभी का। और इसमें जो है 6 चैप्टर जो है 4 सब्जेक्ट के 6 चैप्टर को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इकोनॉमिक्स का जो है चैप्टर नंबर 3 निर्धनता एवं उसकी चुनौती को वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। पूरे चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर तो ये है इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रहेगा। ठीक है, भारत में खाद्य सुरक्षा चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स, इसका महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा क्या है। पहला क्वेश्चन, फूड सिक्योरिटी। तो खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय हर समय जब व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध हो, खाद्यान्न उनकी पहुंच में हो तथा वे खाद्यान्न को खरीदने में समर्थ हो, ये क्या कहलाती है? खाद्य सुरक्षा। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का फुल क्वेश्चन आंसर इसमें रिलेटेड है। ठीक है, पूरे चैप्टर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इससे जो है क्वेश्चन बाहर आने की संभावना एकदम कम है। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आपका नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है। तो खाद्य सुरक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि गरीब का एक बहुत ही बड़ा तबका इंडिया में निवास करता है। तो गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा काफ़ी ज़रूरी है। फिर खाद्य सुरक्षा से ग्रसितों के लिए प्राकृतिक आपदा के समय उपयोग किया जाएगा। अगर खाद्य सुरक्षा अभी से हम लोग करेंगे तो फिर जब भी नेचुरल डिजास्टर आता है, प्राकृतिक आपदा आता है, तो उस समय उसका उपयोग किया जा सकता है। फिर अकाल वाली स्थिति में इसका उपयोग किया जाएगा और सतत पोषणीय विकास की अवधारणा के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। आगे है कि आखिरकार हम खाद्य सुरक्षा करेंगे कैसे। ठीक है, खाद्य सुरक्षा कैसे करेंगे तो देख सकते हैं। खाद्य सुरक्षा करने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना काफ़ी आवश्यक है। जैसे समाज में एक जागरूकता फैलनी चाहिए, समाज में खाद्य सुरक्षा के लिए एक जागरूकता फैलनी चाहिए। उसके बाद सरकार के प्रयास को मानना पड़ेगा, सरकार के प्रयास को हमको हमेशा मानना पड़ेगा। फिर एक ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर कुछ कठोर नियम बनाना पड़ेगा। ग्रामीण और शहरी स्तर पर हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ कठोर नियम बनाना पड़ेगा। आगे संसाधनों में विकास करके जैसे कोल्ड स्टोरेज इत्यादि। ठीक है, संसाधनों में भी हमको विस्तार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थित कीमत क्या है। ठीक है, MSP, न्यूनतम समर्थित कीमत। तो न्यूनतम समर्थित कीमत वह मूल्य होता है जो सरकार किसानों के लिए तय करती है। जब भारतीय खाद्य निगम विशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसान से गेहूं और चावल खरीदता है, तब किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। ठीक है, पहले से उसको डिसाइड कर दिया जाता है कि जैसे कि अगर किसान कुछ उपजा रहा है, ठीक है, अगर किसान उपजा रहा है कुछ और मार्केट में अगर उसका दाम नहीं मिल रहा है तो MSP लगाया जाता है सरकार के माध्यम से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसमें सरकार कुछ कीमतें तय कर देती है कि इतने कीमत पर आप बेच सकते हैं अपने गेहूँ या चावल को। तो उससे किसान को जो है कुछ लाभ मिल जाता है। ठीक है, लेकिन हालांकि अभी MSP काफ़ी कम है। MSP को थोड़ा बढ़ाना चाहिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए, काफ़ी अच्छा होगा किसानों के लिए। तो इस मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। मतलब एक प्रोत्साहन टाइप का एक राशि होता है। फिर अब बफर स्टॉक क्या है। तो बफर स्टॉक एक प्रणाली या योजना है जो अच्छी फसल के समय कीमतों को एक निर्दिष्ट सीमा से नीचे गिरने से रोकने के लिए स्टॉक खरीदती है और स्टोर करती है, और बाद में यही स्टोर किया हुआ को सरकार जो है वो निकाल देती है। ठीक है, नेक्स्ट है निर्गम कीमत। निर्गम कीमत क्या है? तो जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, तब उस कीमत को निर्गम कीमत कहा जाता है। जैसे कि PDS, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कम कीमत पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसलिए उसको निर्गम कीमत कहा जा सकता है। नेक्स्ट है उचित दर की दुकान किसे कहते हैं। ठीक है, उचित दर की दुकान। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत देश के सभी क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें संचालित की जाती है। इसी दुकान को उचित दर की दुकान कहा जाता है। देश में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। यहाँ चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है, और ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो लाभ से वंचित है उनको। फिर ये बाजार की कीमत से कम कीमत पर बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला व्यक्ति प्रति माह इस सुविधा का लाभ लेता है। राशन कार्ड रखने वाला व्यक्ति प्रति माह जो है इस सुविधा का लाभ ले सकता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या समझते हैं। तो केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किसानों से प्राप्त अनाज को विनियमित
कर विनियमित कर राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है और इसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, ठीक है, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं इसको। तो इसका लाभ क्या है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इसकी लाभ क्या क्या है। तो सबसे पहला लाभ इसका क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, कि कम दाम में अनाज उपलब्ध हो जाता है, कम दाम में, और प्रति माह मिलता रहता है, ठीक है, हर एक माह इसमें मिलता है, रिड्यूज हो जाता है। फिर खाद्य सामग्री एवं विशेषकर मिट्टी के तेल भी उपलब्ध होते हैं इसमें, खासकर अपने गाँव में ही होता है, जिससे ज़्यादा दूर और परिवहन खर्च भी ज़्यादा ना वहन करना पड़ता है। और पीडीएस यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे, ठीक है, कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे, और इस मुख्य धारा में जुड़ना काफ़ी आसान होता है। गरीबी स्तर को कम करने में यह काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो क्या करता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि गरीबी, ठीक है, गरीबी स्तर को दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट है खाद्य की उपलब्धता आखिरकार किस प्रकार होती है। खाद्य की उपलब्धता, तो खाद्य की उपलब्धता का अर्थ है देश के अंदर खाद्य का उत्पादन, खाद्य का आयात तथा सरकारी अनाज के गोदामों में पिछले वर्ष का स्टॉक। यह खाद्य उपलब्धता समाज के कल्याण के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सार्वजनिक प्रणाली वितरण प्रणाली के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के घटक। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के घटक मुख्य हैं, सबसे पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, न्यूनतम समर्थित कीमत, फिर अनाज को इकट्ठा करना, राशन के दुकानों पर इसको भेजना और उचित रूप से इसे सभी लाभुकों में बांटना। ये है सार्वजनिक प्रणाली वितरण प्रणाली के घटक। आगे क्वेश्चन है निर्धनता के फलस्वरूप कौन कौन से 3 मुख्य कार्यक्रम आरंभित किए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से 3 मुख्य आरंभ किए गए हैं। तो निर्धनता के बाद भारत में 3 मुख्य कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं, कौन कौन सा, पीडीएस, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वीकृत बाल विकास सेवाएं प्रणाली, और काम के बदले अनाज, ठीक है, काम के बदले अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा किन कारकों पर निर्भर करती है। खाद्य सुरक्षा जो है वो किन कारकों पर निर्भर करती है। तो खाद्य सुरक्षा मुख्यतः निम्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर, शासकीय सतर्कता पर, और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही। फिर है भारतीय खाद्य निगम 2013, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है भारतीय खाद्य निगम 2013। एक बार आप लोग लाइक करके बता दें वीडियो कैसा लग रहा है, नोट्स किस प्रकार का लग रहा है दोस्तों, एक बार जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को देखेंगे तो सरकार ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 दिनांक 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया, ठीक है। और इसके क्या क्या विशेषता है सो देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषताएं, तो क्या है कि खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो जाती है, इसका एक प्रमुख विशेषता है। फिर महिला एवं बच्चों के लिए पौष्टिक सुविधा पर विशेष ध्यान किया जाएगा। आगे महिला सशक्तिकरण, जैसे राशन कार्ड जारी करने के बाद 18 वर्ष या उससे बड़ी आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। और जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना किया जाएगा, जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र। उसके बाद खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान किया गया है। आगे गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 6 माह से 14 माह की आयु के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाओं और मध्याह्न भोजन के अंतर्गत निर्धारित पोषणिक मानदंडों के हकदार होगा, ठीक है। आगे काम के बदले अनाज कार्यक्रम क्या है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम को प्रचलित रूप से काम के बदले अनाज कहा जाता है। इसे 2004 में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश के 8 राज्यों विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एमपी मतलब मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। मजदूरी रोजगार द्वारा क्या है, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो काम के बदले अनाज का कार्यक्रम। नेक्स्ट है भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, ठीक है। भारत में खाद्य सुरक्षा जो है वो कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यतः निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। कौन कौन सा, तो बफर स्टॉक का निर्माण हो जाएगा। बफर स्टॉक का निर्माण करने से फिर पीडीएस का संचालन अच्छे ढंग से करना चाहिए। आगे है अत्यधिक दोहन से बचना। खाद्य की उपलब्धता, ठीक है, खाद्य की उपलब्धता जो हमेशा खाद्य की उपलब्धता रेडी रहे। फिर भंडार, इसका बफर स्टॉक के माध्यम से भंडार कर सकते हैं। और खाद्य की सुलभता या पहुंच हो, और पौष्टिक खाद्य हो और सभी समयों पर उपलब्ध हो, ठीक है, सभी समयों पर उपलब्ध हो।
इतने चीज़ें हैं, इनके माध्यम से हम लोग खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं? कौन लोग जो हैं वो खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हैं? तो मुख्यतः निम्न लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हैं। कौन कौन से? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों जिनके पास भूमि नहीं होती या फिर भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। फिर वे लोग भी खाद्य से दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो जाते हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। नेक्स्ट, खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। तो देख सकते हैं समाज में किस प्रकार की विडंबना है कि गर्भवती महिलाएं और दूध पिला रही 5 से कम उम्र के बच्चे, कम से कम उम्र के जो बच्चों का भी है वो भी क्या है, खाद्य सुरक्षा से असुरक्षित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त है? तो भारत में खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त वाले राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, बिहार है, उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भाग जो बहुत ही ग्रसित हैं किस चीज से? खाद्य असुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है, कैसे? इसको व्याख्या करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति जो है वो संबंध इसका कृषि क्षेत्र से है और शुरुआत जो है मेक्सिको के अमेरिका के मैक्सिमम में हुआ था और भारत में शुरुआत किया गया था M स्वामीनाथन के माध्यम से और अमेरिका में शुरू किया था विलियम गौंड। ठीक है, विलियम गौंड ने इसका नाम दिया था हरित क्रांति। अब शुरू क्यों किया गया तो देख लेते हैं शुरू क्यों किया गया। तो 1960 ईस्वी के प्रारंभ तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था और उपज कम होती थी जिसके किसानों को बहुत समस्या होती थी। परिणाम स्वरूप गेहूं के बढ़ते मांग के कारण कुछ नए और आधुनिक उपाय लाना था। इस दिशा में नॉर्मन डी ब्रैडलॉग जो है वो गेहूं के उपज में बढ़ोतरी के लिए HYV बीजों का प्रयोग शुरू किया। ठीक है, HYV बीजों का, जिससे गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में काफी ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव हुआ और गेहूं के उपज में काफी वृद्धि हुई और इसे ही क्या कहा जाता है? हरित क्रांति कहा जाता है। अब इसका लाभ क्या है? हरित क्रांति का लाभ क्या है? तो अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया इसमें, फिर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया, कीटनाशी दवाओं का प्रयोग किया गया और इसमें उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई। ये सबसे पहले इनका लाभ हुआ और आत्मनिर्भर भारत के तरफ एक कदम बढ़ाया गया हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न में। तो इसको लिख सकते हैं कि हाँ, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। जैसे कैसे कैसे आत्मनिर्भर बनाया है? तो उत्पादन में वृद्धि हुआ है, आयात पर निरंतर हो गया। ठीक है, जो हम लोग आयात कर रहे थे कोई चीज़ उस पर हमें बहुत ज़्यादा अब जो है निर्भर नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि हमारा खुद का जो है वो रिसोर्स रेडी हो चुका है जिससे हमको आयात ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। आगे है बफर स्टॉक की अधिकता हो चुकी है। फिर नवीनतम औजारों का प्रयोग किया गया, नवीनतम औजारों का पूरा ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो इससे जो कहा जा सकता है कि भारत में खाद्यान्न के लिए हरित क्रांति ने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है, भारत में लोगों का एक वर्ग अभी भी खाद्यान्न से वंचित है, कौन सा वर्ग जो है अभी भी खाद्यान्न से वंचित है? तो आज भी भारत में गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का बहुत बड़ा हिस्सा खाद्यान्न से वंचित है। इसके अतिरिक्त देश के कुछ क्षेत्रों जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जहां गरीबी अत्यधिक तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं, वह भी खाद्यान्न से वंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? जब कोई भी आपदा आती है तो खाद्य सुरक्षा जो है वो किस प्रकार से इफेक्टिव होती है, ये आपको बताना है। तो किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा निम्न तरीके से प्रभावित होती है। जैसे खाद्यान्न के कुल उत्पादन में गिरावट हो जाती है। ठीक है, खाद्यान्न के उत्पादन में गिरावट होती है। फिर खाद्यान्न की कमी के कारण मूल्य बढ़ जाती है। कुछ लोग ऊंचे मूल्य पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, आगे है व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन जाती है जो हजारों लोगों की मौत का कारण बन सकता है। नेक्स्ट, आपदा के लंबे होने पर भूखमरी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो ये रहा कि जब कोई आपदा आती है तो खाद्य सुरक्षा किस प्रकार प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी भूखमरी और दीर्घकालिक भूखमरी में अंतर बताना आपको। मौसमी भूखमरी और दीर्घकालिक भूखमरी में अंतर। तो एक साइड लिख देंगे मौसमी भूखमरी और एक साइड लिख देंगे दीर्घकालिक भूखमरी। ठीक है,
उसके बाद देखेंगे कि मौसमी भूखमरी में क्या क्या हो सकता है। तो यह कृषि उत्पादन में आई गिरावट से उत्पन्न होता है। मौसमी भूखमरी जो होता है कृषि उत्पादन में आई गिरावट के कारण उत्पन्न होता है। और दीर्घकालिक जो भूखमरी है वो हमेशा से कम आय हो, इस प्रकार की भूखमरी लगातार बनी रहती है। ठीक है। मौसमी भूखमरी की बात करें तो पूरे साल काम नहीं मिलने पर उत्पन्न होता है। और दीर्घकालिक भूखमरी की बात करें तो खाद्यान्न खरीदने में असमर्थ हो जाता है, खाद्यान्न खरीदने में असमर्थ होता है। आगे है मौसमी भूखमरी में कि बाढ़, सूखा जैसी आपदाओं के कारण उत्पन्न हो रहा है। और जो आपका ये दीर्घकालिक भूखमरी है, ये ऐसी भूखमरी अपर्याप्त खुराक से उत्पन्न होता है, अपर्याप्त खुराक से। आगे है मौसम भूखमरी में कि खासकर मौसम के माध्यम से यह भूखमरी चलती है, जबकि दीर्घकालिक भूखमरी में यह वर्ष के बहुत से महीनों में लंबे समय तक चलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। सरकार की तरफ से शुरू किए गए किन्हीं दो मुख्य योजनाओं की चर्चा करें। किसी दो मुख्य योजना की चर्चा करना है आपको, और खाद्य सुरक्षा से को बचाने के लिए गरीबों के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है। तो भारत में गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने बहुत से प्रयास किए, जो निम्न है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है। तो इस प्रणाली का आरंभ 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में किया गया था। इनका लक्ष्य दूर दराज के और सभी पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पहुंचाना है। 1997 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी। ठीक है। नाम इसका चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय जन योजना। तो यह योजना गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क को जोड़ दिया गया। इस योजना के अंतर्गत निर्धनों को 35 केजी खाद्यान्न मिलता है। यह दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था। पहले 25 केजी खाद्यान्न मिलता था, पर बाद में बढ़ाकर इसे अप्रैल 2002 में 35 केजी कर दिया। पहले कितना मिल रहा था, 25 केजी, और अब मिल रहा है 35 केजी 2002 ईस्वी में। और इसी में है अन्नपूर्णा योजना। ठीक है। अन्नपूर्णा योजना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अन्नपूर्णा योजना खाद्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत बुजुर्गों को हर महीने 10 केजी अनाज, जिसमें 6 केजी गेहूं और 4 केजी चावल मुफ्त होता है, वो मुहैया कराया जाता है सरकार की तरफ से। अन्नपूर्णा योजना, इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले राशन कार्ड का रंग क्या होता है, सफेद होता है, सफेद होता है राशन कार्ड का। आगे है सब्सिडी क्या है। सब्सिडी क्या है, तो देख लेते हैं इसको। तो यह सब्सिडी जो है, मतलब यह वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। बाजार कीमत के लिए अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। फिर सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए घरेलू उत्पादों के लिए ऊंची आय रखते हुए उपभोक्ता कीमत को कम किया जा सकता है। उपभोक्ता कीमत को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, सरकार जो है बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। सरकार जो है वो बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। तो सरकार बफर स्टॉक का निर्माण करती है, इसका मुख्य कारण यह है कि बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गत कीमत भी कहते हैं। निर्गत कीमत, यह खराब मौसम या आपदा वाली स्थिति में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। आपदा वाली स्थिति या जब कभी खराब मौसम रहेगा या खराब स्थिति रहेगा, उस समय ये आपका मदद कर सकती है। और यही कारण है कि सरकार जो है बफर स्टॉक का निर्माण करती है, ताकि कुछ अनाज जो है सुरक्षित रहे। आगे क्वेश्चन है, राशन के दुकानों में संचालन की क्या समस्याएं हैं। ठीक है। राशन की दुकानों में संचालन की क्या समस्याएं हैं। आंसर होगा कि राशन के दुकानों के संचालन में निम्नलिखित समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहला कौन है कि राशन के दुकानों को प्रत्येक लेन देन का लेखा जोखा रखना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता है दुकानदार को, क्योंकि प्रत्येक जो लेन देन है उसका लेखा जोखा रखना पड़ता है। आगे है, राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं के हर बात का ख्याल रखना पड़ता है। राशन की दुकानों पर जो है उपभोक्ताओं को हर बात का ख्याल रखना पड़ता है कि किस ग्राहक से किस प्रकार की बिहेव करेंगे। आगे है, राशन की दुकानों उपभोक्ता की शिकायत की पुष्टि होने पर लाइसेंस रद्द भी हो सकती है। ठीक है। राशन की दुकानों पर अगर कुछ धोखाधड़ी किया जाता है और उनको अगर शिकायत कर दिया जाता है, तो उनको जो है वो लाइसेंस उनका रद्द भी किया जा सकता है। तो इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन होगा कि खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखना है। तो भारत में खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सरकारी समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री करने के लिए सहकारी समितियों ने कम कीमत वाली दुकानें खोल रखी है। जैसे तमिलनाडु में 94% राशन की दुकानें सहकारी समितियों के माध्यम से चलती है।
आगे मदर डेयरी दिल्ली के उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित कीमतों पर दूध के तथा सब्जियों को उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। जैसे अमूल, ठीक है, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, ठीक है, अमूल जो है वो बहुत ज़्यादा दूध होता है तो उसको खपत करने के लिए अमूल कंपनी खोला गया है। तो अमूल कंपनी के माध्यम से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है रोजगार भी मिला हुआ है बहुतों को, ठीक है। तो गुजरात में अमूल सहकारी समिति का एक उदाहरण है जो उपभोक्ताओं को दूध या दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराती है। अंतिम क्वेश्चन होगा सहकारी समिति क्या है? सहकारी समिति, ठीक है। तो सहकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ है साथ मिलकर कार्य करने से। ये एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, यह एक समिति की तरह कार्य करती है, इसलिए इसे सहकारी समिति कहा जाता है। यह ऐसी संस्था जो अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है, ठीक है, अपने जो आर्थिक हित है उसके रक्षा के लिए कार्य करता है। अब इसकी विशेषता क्या है कि सहकारी समिति की विशेषता, तो सबसे पहला एक स्वैच्छिक संस्था है ये, फिर एक खुली सदस्यता इसमें है और वित्तीय प्रबंध इसको दिया गया है, मताधिकार का प्रयोग भी किया जा सकता है और एक वैधानिक इकाई है, ठीक है। तो ये रहा पूरा चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स क्लास 9th टर्म 2 स्पेशली, ठीक है। चैप्टर का नाम है खाद्य सुरक्षा भारत में खाद्य सुरक्षा। तो आई होप सभी ने वीडियो एंजॉय किया होगा, सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो इसी प्रकार से मेरे चैनल पर बने रहें, वीडियो को शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ और आप लोग एक अच्छे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।